हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम लोग जो है आज फिर नए मेहनत के साथ, नए लगन के साथ एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, है ना। हम लोग जो 12th क्लास के चैप्टर 3, है ना, चैप्टर 3 का जो चैप्टर है आपका जनसंख्या संगठन, इसका जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अब सब्जेक्टिव टाइप के जितने भी, वो लॉन्ग टाइप हो या शॉर्ट टाइप हो, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारा के सारा आपके लिए लाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ पूरे मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता है, पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 90% मार्क्स लाने होंगे तो उसके लिए आपको जो है मेरे चैनल का जितने भी वीडियो है वो आपको पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करना होगा। अगर आप जैसे ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं ना, 100% आप गारंटी रखिए कि आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक। और ये गलती देखिए, हम मेरे कहने का मतलब ये हुआ ना कि किसी भी टीचर से आप पढ़िए, कोई भी एक टीचर को अपनाइए और वो टीचर का टोटल वीडियो आप देखिए, फिर देखिए आपका नंबर देखिए कैसे आता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन, यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि 2025 में यहीं से आएगा और कहीं से नहीं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएंगे सब के सब यहीं से आएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है सीधा चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है कि बताइए लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, इसके सूत्र की गणना करें। जो लिंगानुपात होता है उसको मापते कैसे हम लोग, उसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है और इसका जवाब भी हम लोग अच्छी तरीके से देने वाले हैं। तो लिंग अनुपात होता है मापना, मापा जाता है, कहने का मतलब वो उसको कैसे नापा जाता है। हम लोग देहात भाषा में कहते हैं नाप। जैसे ये बोर्ड है तो इसको फीट के हिसाब से ऐसे ऐसे नाप सकते हैं, फिर 2 फीट। उसी प्रकार से जो लिंगानुपात है उसको तो हम फीट के हिसाब से नहीं नाप सकते ना, हर कुछ के अलग अलग मेजरमेंट होता है, अलग अलग मापन होता है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन वही बात पूछ रहा है हमसे कि बताइए लिंगानुपात कैसे मापा जाता है। उत्तर में देखिएगा लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, मानव जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या, यहाँ पर देखिए आप लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ होगा संख्या, ठीक है। पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं, यानी कि मानव के जनसंख्या में जो स्त्री और पुरुष के अनुपात होता है, स्त्री और पुरुष के जो संख्या का अनुपात होता है उसे हम क्या कहेंगे, लिंगानुपात कहेंगे, ठीक है। अर्थात मानव जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुष की संख्या पर स्त्रियों की संख्या या प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या पर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। बात आई समझ। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1000 पुरुष है, ठीक है, 1000 पुरुष है तो उस पर जितना भी स्त्री की संख्या होगी, जितना भी स्त्री की संख्या होगी, मान लिया जाए 960, तो ये होगा उसका लिंगानुपात। या फिर जितने भी 1000 स्त्रियों पर जितने भी पुरुष की संख्या होगी वो होगी क्या, लिंगानुपात। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो कि लिंगानुपात किसे कहेंगे और मापेंगे कैसे। तो उसको मापेंगे, मापने का तरीका यही है कि जो भी हो, या तो पुरुष का 1000 ले लेंगे कौन, या फिर स्त्री का 1000 ले लेंगे और उसके डिपेंड में देखेंगे कि उसका अकॉर्डिंग कौन सही है। जैसे उसका अनुपात में जो आएगा, सपोज 1000 पुरुष पर अगर 900 कुछ महिलाएं आती है तो वो उसका लिंगानुपात हो गया, या फिर 1000 महिलाएं पे 900 कुछ या 800 कुछ मतलब पुरुष का संख्या आता है तो वो उसका लिंगानुपात हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा नॉर्मल था, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था। और इसके सूत्र का गणना कर देखिए क्या है। सूत्र की गणना हम लोग कैसे करेंगे, मतलब कि कैसे निकालेंगे लिंगानुपात। पहले सूत्र की गणना क्या करेंगे, पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या गुणे 100, है ना। जो इसका सूत्र आप बोलेगा कैसे निकाल लेंगे हम भाई लिंगानुपात, उसके लिए क्या करेंगे, जो पुरुषों की संख्या होती है, यानी कि पुरुषों की संख्या बटा स्त्री की संख्या, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, स्त्री की संख्या और गुणे में हम क्या कर देंगे 100। ये हमारा जो है इसका फार्मूला है, यानी कि इसका सूत्र है। सॉरी, गुणे 1000 होगा, बाबू ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुणे क्या होगा 1000, ठीक है। भारत में लिंगानुपात का सूत्र
कैसे होता है, तो स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुष की जनसंख्या गुने 1000, मतलब ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, लेकिन दोनों का आंसर आएगा सेम। तो समझिए आप लोग ना कि इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। पहले नंबर तो आपसे सवाल आएगा कि लिंगानुपात होता क्या, तो बोलेंगे कि 1000 पुरुष पर जितनी महिलाओं का संख्या होता है, या फिर 1000 महिलाओं पर जितना पुरुषों का संख्या होता है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। और लिंगानुपात का सूत्र पूछेगा तो आप यही बता दीजिएगा कि पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या गुने 1000, या फिर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा जा रहा है कि बताइए जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। जो जनसंख्या संगठन होता है वो उसके बारे में आपसे जो है सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जानते हैं। जनसंख्या संगठन को जनसंख्या संरचना भी बोला जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर क्वेश्चन में अगर जनसंख्या संगठन डाले हैं, यहाँ पर संगठन की जगह पर संरचना दे दे तो आप ये मत बोलिएगा कि ये तो पढ़ाया गया ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि संगठन या संरचना सेम रहता है, ठीक। जैसे अब देखिए यहाँ पर जनसंख्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या, टाइपिंग मिस्टेक है बाबू, ठीक है। जनसंख्या कहने का मतलब जनसंख्या की ऐसी विशेषता जिनके आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत कर उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया जा सकता है। जनसंख्या की ऐसी विशेषता, ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि जनसंख्या की ऐसी विशेषता जिनके आधार पर, है ना, जनसंख्या को हम वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब कि डिवाइड कर सकते हैं, उसको अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उनकी विशेषता का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। किसी भी जनसंख्या की ऐसी विशेषता जिनके आधार पर हम जनसंख्या को क्या करते हैं, अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं और उनके विभाजित वर्गों का हम अध्ययन कर सकते हैं, इस घटना को हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। जैसे जनसंख्या को जाति, लिंग, निवास स्थान, आयु, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा आदि के आधार पर जनसंख्या को बांटकर उनकी विशेषता का अध्ययन किया जा सकता है। आपको ये लाइन समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन ये कर रहा है कि हम जो जनसंख्या संगठन जो है संगठन, इसको कई प्रकार से विभाजित करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि वर्गों को विभाजित कर उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना, तो हम वर्गों का विभाजित कई वर्गों में उसको विभाजित करते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कैसे, पहला जाति के आधार पर आप लोग सुने होंगे कि हमारे बिहार में फलाने जाति इतना प्रतिशत है, ढेकाने जाति इतना प्रतिशत है, तो ये सब कैसे पता चलता है, इसकी जनगणना होती है ना, और उसके बाद जो है हम लोगों को पता चलता है कि हमारे बिहार में जो है यादव समाज के इतने हैं, है ना, कुशवाहा समाज के इतने हैं, या और अलग अलग कास्ट, कितने कास्ट का हम नाम बता सकते हैं, एक दो उदाहरण के तौर पर, है ना। तो सभी कास्ट का आखिर वो अनुपात हमको मिलता कैसे है कि इतने परसेंट ये लोग हैं, इतने परसेंट, क्योंकि उसकी जनगणना हो चुकी होती है और उससे हमें यह डाटा मिलता है कि बिहार में ये जात इतना परसेंट, ठीक है। दूसरा है लिंग के मतलब लिंग के अकॉर्डिंग, तो लिंग के अकॉर्डिंग कैसे वर्गीकृत किया जाता है, तो जनगणना जब होती है तो उसमें एक घर की जनगणना में पूछा जाता है, यानी उसकी भी गणना की जाती है कि बताइए आपके घर में कितने पुरुष है कितने महिलाएं, तो इस प्रकार जो है लिंग के अनुसार भी उसको वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा है निवास, अब कच्चे मकान, पक्के मकान, इस प्रकार करके कहाँ आप रह रहे हैं, इस प्रकार करके भी उसकी क्या की जाती है, मतलब गणना की जाती है। स्थान क्या, आयु, शिक्षा, है ना, जीवन प्रत्ये आयु, आपसे जब जनगणना करने आएगा ना तो आपसे पूछेगा कि आप किस आयु के हैं, उसके बाद हम लोग को एक डेटा निकाल कर देता है कि बिहार में इतना से इतना आयु के इतने परसेंट लोग हैं, इतना से इतना आयु के इतने परसेंट लोग हैं, यानी कि पूरा डिटेल्स देता है। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, मतलब शिक्षा आएगा ना तो पूछेगा कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। जैसे हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि हमारी जो बिहार की लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो और राज्य की अपेक्षा कम है,
क्यों है? हम लोगों को पहले क्यों है ये बात तो छोड़िए, पहले ये बताइए कि हम लोग को पता कैसे चला कि बिहार का जो साक्षरता दर है वो कम है? क्योंकि जनगणना किया गया है ना, और उसके बाद हम लोगों को डाटा मिलता है कि बिहार का जो है जनसंख्या मतलब इतनी जनसंख्या में शिक्षा दर इतनी है, साक्षरता दर इतनी है। ठीक है, जीवन पर ऐसा लोग कैसे रह रहे हैं, अमीर है, गरीब है, सरकारी नौकरी है या नहीं है, तो इस सारी चीज़ों का सरकार के पास इसका रहता है डेटा, और उसके बाद हम लोगों के पास भेजा जाता है। तब हम लोग कहते हैं कि बिहार क्या गरीब राज्य है या फिर अगला राज्य अमीर है, तो इस सारी चीज़ों का गणना की जाती है, तब हम लोगों को जाकर पता चलता है। ठीक है, तो यही अलग अलग वर्गों में जो वर्गीकृत करता है उसी को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या संगठन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जनसंख्या संरचना अथवा संगठन के अंतर्गत जनसंख्या की पूरी विशेषता का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन के अकॉर्डिंग मतलब इसके अंतर्गत जनसंख्या के रिलेटेड है ना जितने भी चीज़ें होती है सारी चीज़ों के बारे में जाना जाता है। समझ रहे हैं? सारी चीज़ों एक एक चीज़ की विशेषता, एक एक चीज़ की जनसंख्या की पूरी विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। पूरी विशेषता जितने जनसंख्या कितना है, कैसा है, किस एज में है, गरीब है, अमीर है, लोग अपना जीवन यापन कैसे कर रहा है, टोटल चीज़ हमसे जो है पूछा जाता है। किसमें? जनसंख्या संगठन। तब हम जाकर कहते हैं कि इसका जनसंख्या संगठन हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और दूसरी बात कि अगर आप मन लगा कर पढ़ना चाहते हैं ना, आप किसी भी हालात में पढ़ सकते हैं और किसी भी हालात में आपको समझ में भी आ सकता है। ये जो सोचने की क्षमता होती है ना हर किसी के पास बराबर है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई के ऊपर खर्च कितना अपने दिमाग को करना चाहते हैं। वरना ये क्वेश्चन क्या है, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि बताइए ग्रामीण जनसंख्या तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट करें। है ना, ग्रामीण जनसंख्या क्या होता है, नगरीय जनसंख्या, ये सब देखिए क्वेश्चन जैसा नंबर का पूछेगा ना आप अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो बताएंगे ना उसमें थोड़ा सा मिर्ची मसाला लगा के आपको लिखना है। नंबर अगर 3 नंबर में दे दे तो नॉर्मल लिख दीजिएगा, 5 नंबर में दे तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा। ठीक है, ऐसे हम आप लोगों को बताएंगे कि एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा ना तो बताएंगे कैसे लिखना है। फिलहाल ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं? तो पहला देखिए कैसे यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट बताया जा रहा है ना, ABC करके, ऐसे ही आपको भी एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या तो गांव में निवास करने वाली जनसंख्या को हम कौन सा जनसंख्या कहते हैं? ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि वैसा जनसंख्या जो गांव में निवास कर रही है हम उसे ग्रामीण जनसंख्या कहेंगे। इसमें आप लोग भी कई बच्चे पढ़ रहे होंगे, कुछ नगरीय जनसंख्या वाले होंगे, कुछ ग्रामीण वाले होंगे, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं है कि आप लोग कहाँ कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जो गांव में रह रहे हैं है ना, गांव में अब गांव में रहने वाले बच्चों को गांव का जो हालात होता है वो पता होगा, और शहर में रहने वाले बच्चों को जो शहरी हालात होता है वो अच्छी तरह से पता होगा। ठीक है, तो गांव में रहने वाले जनसंख्या को हम ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। दूसरा, ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। जो ग्रामीण जनसंख्या होती है वो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र, और एक नाम आया प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं किसको? प्राथमिक क्षेत्र आपको 3 सेक्टर पढ़ाया गया होगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, पढ़ा ना? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो प्राथमिक क्षेत्र का जैसे कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खेती बाड़ी हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो ग्रामीण लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वो कौन सा क्षेत्र से जुड़े रहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र से। अर्थात जनसंख्या की जीविका का आधार कृषि होता है। मतलब मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि उनके जीवन यापन करने के लिए कृषि उनका जीवन का आधार होता है। ठीक है, अब कितने ऐसे गांव में रहने वाले ग्रामीण लोग हैं जो कि मतलब कि कह सकते हैं उनको कि वो जॉब करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं? नहीं, गांव में जो भी रह रहे हैं ना वो उनका मुख्य उद्देश्य होता है, मतलब मुख्य रूप से उनका जीवन यापन कृषि पर ही होता है, क्योंकि गांव में कोई बिजनेस भी नहीं चल पाता है ना, गांव में इंडस्ट्रीज नहीं होते हैं, गांव में व्यवसाय नहीं हो पाता है, गांव में कृषि होना जितना आसान है उतना आसान कुछ नहीं होता। यही वजह है कि गांव के लोग आज भी जो है गरीब होते हैं।
कहने का मतलब ये हुआ कि गांव उतना विकसित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गांव के लोग कृषि पर है और कृषि से हम लोगों को कितना से कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर जो भी किसान के इसमें बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, वह कभी अपने खेत में पिताजी से या खुद भी करते होंगे, सहयोग तो देते होंगे, वो कभी गन्ना करेंगे तो पता चलेगा जितनी हम पूंजी लगाते हैं ना खेती में उतना ही हमारा फसल उपज कर आता। लेकिन फिर भी लोग करते हैं क्योंकि कोई चारा ही नहीं होता है ना। गांव के लोग मजबूर हो जाते हैं कृषि करने को, ठीक है। तो जो गांव के लोग होते हैं, पहला नंबर तो गांव में निवास करने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं, और दूसरा ग्रामीण जनसंख्या मुख्य रूप से प्राथमिक सेक्टर पर क्या होता है, निर्भर रहता है। और सी में है ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न होता है। ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर कैसा होता है, निम्न होता है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर कैसा होता है, निम्न होता है। हम देखिए, अब शुरू में हम डिफाइन किए कि कृषि से कितना हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है। बस खाने पीने भर मिल जाए अनाज, उतना ही हम लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है जो कृषि पे ऑलरेडी कृषि पे डिपेंड। तो जब इनकम ही नहीं है तो जीवन स्तर तो निम्न होगा ही होगा ना, और सामान्यतः आर्थिक रूप से भी कमजोर। बात तो वही हो गई। अब पैसा नहीं, इनकम नहीं है तो हम आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि जमीन को कोड़ेंगे तो हमको एकदम खजाना मिल जाएगा, ऐसा होता है नहीं ना। तो जो भी गांव के लोग हैं जो कृषि पर डिपेंड है, उनका जो है आर्थिक रूप से वो कमजोर होते हैं, उनका जीवन स्तर भी निम्न होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रामीण जनसंख्या समझ में आया होगा। अब जानेंगे नगरीय जनसंख्या। देखिए क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी, नगरीय जनसंख्या क्या है। नगर में निवास करने वाली जनसंख्या को, यहाँ जनसंख्या होगा बाबू ध्यान दीजिएगा कि नहीं, जनसंख्या, ठीक है। यानी कि नगर में निवास करने वाली जनसंख्या को हम क्या कहेंगे, नगरीय जनसंख्या कहलाती है। वैसी जनसंख्या जो नगर में निवास करती है नगरीय जनसंख्या कहलाती है। नगरीय जनसंख्या की जीविका का आधार क्या होता है, व्यापार, उद्योग धंधे तथा सेवाएं। सेवाएं का मतलब समझते हैं, नौकरी, है ना। जो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जनसंख्या शहर में निवास करती है, कहाँ निवास करती है, शहर में, उनका जो है उद्योग, उनका आधार क्या रहता है, उनका जीवन का आधार क्या रहता है, पहला तो व्यापार। वो अब शहर में इतना पर्याप्त मात्रा में खेत उपलब्ध नहीं रहते हैं हम लोग के लिए कि हम वहाँ पर हल चला के खेती करें, ठीक है। वहाँ तो मुख्य जो रहता है जीवन का आधार वो व्यापार रहता है और उद्योग रहता है। उद्योग कहने का मतलब कल कारखाने, है ना, जो छोटी छोटी कंपनियां या बड़ी कंपनियां होती है वो सब। दूसरा, और सेवाएं कहने का मतलब जॉब, सरकारी नौकरी जिसको कह सकते हैं, है ना। तो शहर में रहने वाले जनसंख्या को तो शहरी कहते हैं। नगर इट मीन्स शहर, ठीक है। यहाँ पर नगरीय या शहरीय बराबर होगा बाबू, समझिएगा, ठीक है। नगरीय जनसंख्या जो शहर में रह रहे हैं, जो नगर में रह रहे हैं, ठीक। और दूसरी बात, नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा होता है, सामान्यतः यह आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय उनका जो है, उद्योग है, कहने का मतलब सेवा, मतलब वो सरकारी नौकरी में है, उनका इनकम भी तो अधिक होगा। अब हमारे बिहार में देख लीजिए, लोग सरकारी नौकरी पर काहे जाते हैं, कोई तो रीजन है ना, क्योंकि वहाँ जो है कम मेहनत में अधिक पैसे मिलते हैं। अब वैसा स्थिति में हमारा इनकम अच्छा होगा तो श्योर है कि हमारा आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो जाएगा। और यही वजह होता है कि शहर के लोग जो है आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, यही ना था कि शहरीय जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आप लोग जो है ना मन लगा कर पढ़ा कीजिए, ऐसा नहीं है कि आंसर पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन क्या था वही गायब हो गया, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन ध्यान में रखना कि हम कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों में अंतर क्या होता है। हम लोगों को तो ऐसे सुनने
पे ऐसा लग रहा होगा कि दोनों बात बराबर है, लेकिन दोनों बराबर नहीं होता है, ध्यान से समझिएगा। ग्रोथ अलग चीज़ होती है और डेवलपमेंट अलग चीज़ होता है। वही बात हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला है, देखिए ऐसे एकदम ग्रोथ लिखिएगा यहाँ पर वृद्धि लेकर, और पॉइंट बाई पॉइंट लिखते चलिएगा, ठीक है। वृद्धि व्यक्तियों के मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक है, क्वांटिटिव चेंजेस, ठीक है, क्वांटिटिव चेंज होते हैं मतलब मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, भीड़ होगा यहाँ बाहर लिखा गया, भीड़ आदि में परिवर्तन, ठीक है। ये सब चीज़ों में क्वांटिटी कह सकते हैं, उसका मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जैसे ये पेन यहाँ है, ठीक है, और ये पेन यहाँ से इतना लंबा हो गया, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि पेन में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, ये नहीं कह सकते डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, समझिएगा। इसमें क्या होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, मात्रात्मक चेंजेस होते हैं। वृद्धि संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है, यानी कि स्टेप है। वृद्धि का संबंध शारीरिक परिवर्तन से है ना। इसका जो है वृद्धि का संबंध शारीरिक परिवर्तन से है, समझ रहे हैं बात को। यह संपूर्ण विकास की प्रक्रिया, ये बात को, ये लाइन को बढ़िया से समझिए। संपूर्ण कहने का मतलब जब पूरा विकास की जो प्रक्रिया होती है उसका ही एक चरण है। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वृद्धि हम आजीवन, जैसे सपोज हम अपने हाइट के ऊपर ले लेते हैं या किसी पेड़ पौधे की हाइट के ले लेते हैं, तो हम क्या जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, हमारी लंबाई क्या जिंदगी भर बढ़ते रहती है, ऐसा होता है, या पेड़ पौधे जिंदगी भर बड़े होते रहते हैं, नहीं, उनका एक लिमिट होता है। फिर वह जैसे हम अगर हमारी हाइट ले लिया जाए तो 5 फीट 3 इंच है, फिलहाल बता दे रहे हैं, तो उसमें हम अभी है ना थोड़ा मोड़ा बढ़ेंगे चाहे तो अब नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसकी एक लिमिटेशन होती है बढ़ने की, ठीक है। तो वही बात को बोला गया कि वृद्धि जो होती है आजीवन नहीं चलती, लेकिन आप विकास आजीवन कर सकते हैं, ठीक है। वो विकास वाला में पढ़ेंगे, विकास वाला पॉइंट में, लेकिन इतना समझ में आ रहा है ना आपको कि वृद्धि क्वांटिटिव चेंजेस होती है, और इसमें क्या होता है, पूर्ण विकास का एक स्टेप है। सी में है कि वृद्धि आजीवन नहीं चलती। डी में है कि वृद्धि का मापन सरल है, वृद्धि को हम आसानी पूर्वक से माप सकते हैं, ठीक है। वृद्धि के साथ साथ विकास होना आवश्यक नहीं है। अगर वृद्धि हो रहा है तो इसके साथ साथ विकास होना आवश्यक नहीं। कभी कभी आप किसी मंदबुद्धि व्यक्ति को देखे हैं, मंदबुद्धि, जिनके अंदर मतलब कह सकते हैं कि वो उतना बुद्धि नहीं होता है। जैसे रोड पर कभी कभी हम स्टेशन में देखते होंगे कुछ लोग रहते हैं जिनका शायद माइंड डिस्टर्ब हो, तो उस स्थिति में उनका वृद्धि हो जाता है, लेकिन विकास माइंड का नहीं हो पाता। तो ये बात मैंने बोला है कि वृद्धि के साथ साथ विकास होना आवश्यक नहीं है, लेकिन विकास के साथ वृद्धि होना आवश्यक होता है, ठीक। उम्मीद करते हैं वृद्धि समझ में। आप डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो डेवलपमेंट क्या, विकास क्या होता है, विकास गुणात्मक परिवर्तन है। वो क्या परिवर्तन था, मात्रात्मक, मतलब उसका मात्रा थी, क्वांटिटी थी, लेकिन ये गुणात्मक परिवर्तन है, ठीक है। जैसे व्यवहार, व्यक्तित्व, कार्यकुशलता, कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें मात्रा का हो रहा था, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब, ठीक है, लेकिन इसमें जो है व्यवहार का, उसका गुण का परिवर्तन होता है, ठीक है। विकास में गुण का परिवर्तन होता है, जबकि वृद्धि में यानी कि ग्रोथ में उसका कह सकते लंबाई, चौड़ाई, ये सब चीज़ों का यानी मात्रा का परिवर्तन होता है, ठीक। समझ में आ रहा है ना। विकास व्यक्ति में होने वाली सभी परिवर्तनों को दर्शाता है। विकास जो होता है, डेवलप जो चीज़ होती है, डेवलप जो शब्द है, किसी व्यक्ति में होने वाले सारे परिवर्तन को दर्शाता है। अगर आप पूर्ण रूप से सही हैं, विकसित हो चुके हैं, आपका हाथ पैर, आपका जीवन प्रत्याशा, आपका हर चीज़ अच्छा है, तब आप कह सकते हैं कि हाँ हम क्या विकसित हैं, ठीक है। तो उनका पूरे चीज़ों का किसी व्यक्ति में होने वाली सभी परिवर्तन को दर्शाता है, जैसे व्यवहार में परिवर्तन, मानसिक क्षमता में परिवर्तन। अगर इतना सारा चीज़ है तब आप कह सकते हैं कि नहीं हमारा माइंड विकसित है, हम विकसित हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हमारा हाइट पूरा लंबा एकदम लंबा हो गया और दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि विकसित नहीं, वो ग्रोथ हो जाएगा, वो फिर डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, जैसे मानसिक विकास, कार्य कौशल कर विकास, सतत चलने वाली विकास की प्रक्रिया, समझिएगा यहाँ पर।
बोला गया है कि विकास एक सतत प्रक्रिया। सतत कहने का मतलब है ये धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया। अब किसी को लग रहा होगा कि विकास हम कर सकते हैं, किसी का लूट के लिए एटीएम में लूट के ले लाएंगे तो हम पूरा डेवलपमेंट कर जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना। ये ऐसी प्रक्रिया है डेवलपमेंट जो सतत होती है, ठीक है। जैसे मानसिक विकास। अब मानसिक विकास, आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, ठीक है, तो आपका विकास होने में धीरे धीरे होगा, चाहे आप जितना इलाज करवा लीजिए। कार्य कौशल कर विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया जो है वह विकास प्रक्रिया है, ठीक है। निम्न है विकास गुणात्मक परिवर्तन को मापना कठिन है। विकास को या फिर गुणात्मक परिवर्तन को मापना कठिन है। अब जैसे ग्रोथ को हम लोग क्या तुरंत कहते थे आसान है। जैसे ये पेन लो, पेन अगर इतना हाइट बढ़ेगा तो हम तुरंत इसको माप सकते हैं कि ये इतना बड़ा। लेकिन कोई बच्चा, ध्यान से समझिएगा, कोई बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, उसका दिमाग थोड़ा मोड़ा चलने लगा अच्छा खासा, हम उसको नाप सकते हैं, हम फील कर सकते हैं कि लगता है इसका दिमाग अब सही हो गया, ठीक। तो वही बात यहाँ बोला गया है कि विकास जो होता है उसको मापना क्या है, कठिन है। विकास वृद्धि के बिना संभव है। विकास जो है वृद्धि के बिना संभव है, लेकिन वृद्धि विकास के बिना संभव नहीं होता। समझ रहे हैं ना? विकास वृद्धि के बिना संभव, मतलब वृद्धि हो या ना हो, लेकिन विकास हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लगता है जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। साक्षरता से आप क्या समझते हैं? साक्षरता होता क्या है? लिटरेसी होता क्या है? इसके बारे में हमसे सवाल पूछा गया है। बताइए साक्षरता क्या है? किसी भी देश या प्रदेश का साक्षरता का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास को दर्शाता है। साक्षरता का अनुपात सामाजिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता के कारण और साक्षरता का कारण और परिणाम है, ठीक है। मतलब आर्थिक विकास जो होता है, आर्थिक विकास करने का मतलब रुपयों पैसों वाला विकास। विकास बहुत तरीके से होते हैं। हम बड़ा हो गए वो भी विकास है, हमारे पास नॉलेज है वो भी विकास, हमारे पास धन है वो भी विकास, हम बोलने में ज़्यादा है वो भी विकास है, हम सोने में ज़्यादा है वो भी विकास है, ठीक है। विकास बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उसमें जो आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास वो साक्षरता के कारण ही होता है। मतलब कि साक्षरता अगर आपका सही है, आर्थिक विकास होगा, ठीक है। साक्षरता सही है तो उसका आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण ही, साक्षरता का परिमाण और साक्षरता का ही कारण। अगर आप साक्षर हैं तब ही आपका आर्थिक विकास संभव होता है, ठीक है। भारतीय जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ साथ लिखने भी जानता हो उसे साक्षर की श्रेणी में रखा गया। अब हम तो बता दिए कि साक्षरता क्या हो, मतलब कि साक्षरता जरूरी, लेकिन अब समझ में यही नहीं आया कि साक्षरता होता क्या, तो हम कैसे जानेंगे, ठीक है। तो साक्षरता वह चीज़ है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब भारतीय जनगणना के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी भी भाषा, ठीक है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, उसमें अगर पढ़ने के साथ साथ लिखने के साथ साथ समझ जाता है, वही व्यक्ति का आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है। 7 वर्ष के नीचे की बात नहीं की गई है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ साथ लिखने में सक्षम है, तब हम उसे साक्षर की श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम BA ग्रेजुएशन किया तभी हम उसको साक्षर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे बिहार में थोड़ा सा अलग है। आपको साक्षर तभी माना जाएगा जब आपको सरकारी नौकरी रहेगी, है ना। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको लोग अनपढ़ की श्रेणी में रख देंगे, ठीक। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जैसे धन, नगरीकरण, जीवन स्तर, सरकारी परियोजना, समाज, है ना। साक्षरता को प्रभावित किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि लोग अगर कहीं के लोग साक्षर हैं तो क्यों है, और कहीं के लोग साक्षर नहीं है तो क्यों, तो उसको धन, नगरीकरण, है ना, जीवन स्तर सरकारी, है ना, जीवन स्तर, सरकारी परियोजना, समाज, इस
क्या उसका साक्षरता का रीजन है। अगर धन नगरीकरण शहरीकरण, शहर के लोग साक्षर रहते हैं, है ना। अगर जीवन स्तर उसका सही है तो ये भी साक्षरता का रीजन है, ठीक है। समाज भी जो है वो भी साक्षरता करने में अहम भूमिका निभाती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन के वर्णन कीजिए। जनसंख्या के जो ग्रामीण नगरीय, गांव और नगरीय, गांव और शहरीय दोनों का जो संगठन होता है उसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। पढ़ेंगे कि जनसंख्या को निवास स्थान के आधार पर अर्थात ग्रामीण और नगरीय रूप में वर्गीकृत कर उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना जनसंख्या का ग्रामीण या ग्रामीण नगरीय संगठन कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो गांव में जो जनसंख्या निवास कर रही है, जो भी जनसंख्या निवास कर रही है उसको क्या करना, निवास स्थान के आधार पर वो कहाँ रह रहा है। निवास स्थान करने का मतलब वो गांव में रह रहा है या नगर में रह रहा है, इसके आधार पर जो है नगरीय रूप से, ग्रामीण और नगरीय रूप से वर्गीकृत कर उनकी विशेषताओं का अध्ययन। उनकी विशेषता का कहने का मतलब ये हुआ कि गांव के लोग कैसे रह रहे हैं, शहर के लोग कैसे रह रहे हैं, उनके बारे में जानकर उनका अध्ययन करके जो है अध्ययन करना क्या कहलाता है, ग्रामीण या नगरीय संगठन कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्र में लोग प्रायः प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। सही बात, अभी हम बताए थे ना कि जो भी गांव के लोग हैं वो प्राथमिक क्रिया पर क्या कर रहते हैं, निर्भर रहते हैं, ठीक है। जबकि नगरीय जनसंख्या का अधिकतर भाग द्वितीय तथा तृतीय क्रियाओं में, कहने का द्वितीय से मतलब कि सेकेंडरी सेक्टर और मतलब टर्शरी सेक्टर पर क्या करते हैं, लगे रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, सेक्टर अगर नहीं समझ में आया तो अपने लैंग्वेज में कहने का मतलब ये हुआ कि जो गांव के लोग रहते हैं वो कृषि पर डिपेंड रहते हैं, प्रथम क्रियाओं पर रहते हैं। जबकि शहर के लोग द्वितीय, कहने का मतलब ये हुआ कि व्यवसाय पर, है ना, और तृतीय बिजनेस पर, सरकारी जॉब पर, सेवा पर व सेवा वाली क्रियाओं पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों का अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है। जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी जो देश है हमारे भारत के पश्चिम साइड में जो होता है वहाँ के लोग, मतलब कि वहाँ के जो है स्त्रियां की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है। नगरों का विकास होने के पहले संपूर्ण जनसंख्या गांव में निवास करती थी। जब नगर का विकास नहीं होता था, मतलब नहीं हुआ था, तब सारे जनसंख्या कहाँ रहती थी, गांव में रहती थी, गांव में निवास करती थी। नगरीय जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि तथा गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या को प्रवास के कारण हुए। प्राकृतिक की जो वृद्धि हुई, समझ रहे हैं ना, वो लोगों को गांव से शहर जाने का मुख्य कारण बन गया। नगरों में रोजगार के अवसर, लोग क्यों जाते हैं नगर, शहर क्यों जाते हैं लोग, तो वहाँ रोजगार का अवसर मिलता है, सामाजिक सुविधाएं मिलती है, उच्च जीवन स्तर उपलब्ध होता है ना, जिससे ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर आकर्षित होती है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि लोग गांव से शहर, पहले जब शहर नहीं था, नगरीकरण नहीं था, कहाँ लिखा हूँ, मतलब पहले के लोग नगर से ज़्यादा गांव में रहते थे, संपूर्ण लोग कहाँ रहते थे, गांव में निवास करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होते गया, गांव के लोग शहर की ओर आकर्षित होने लगे। रीजन है उसका कि शहर में क्या रोजगार का मौका मिलने लगा, है ना, वहाँ सामाजिक सुविधाएं मिलने लगी, है ना, वहाँ का जीवन स्तर ऊंचा होने लगा, वहाँ जो है आपको आर्थिक रूप से संतुष्टि समझ में आने लगा। इसलिए क्या हुआ, इस जनसंख्या जो है नगरों की ओर आकर्षित होने लगी, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या अधिक होती है। वैसा देश जो आर्थिक रूप से विकसित है, समझ रहे हैं, जैसे आप चल जाइए चाइना को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, या रूस को, रशिया को ले लीजिए, तो ये सब क्या है, ये सब नगरीय समझिए, देश है पूरा नगरीय। यहाँ देहात बहुत कम मिलता है, ठीक है। नगरीय जनसंख्या अधिक होती है तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों में ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है। वैसा जो देश पिछड़ा है, जो देश आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जैसे हमारा भारत को ले लीजिए, यहाँ जो है
शहरीय जनसंख्या की अपेक्षा नगरीय ग्रामीण जनसंख्या अधिक मिलेगी, क्योंकि यहाँ के अधिक से अधिक लोग गांव में निवास करते हैं, ठीक है। लेकिन वैसा देश जो पूर्ण रूप से विकसित है वहाँ आपको जो है शहरीय जनसंख्या अधिक मिलेगी, ठीक है। समझ रहे ना बात में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट हो गया। और अगर क्वेश्चन हमारा 5 नंबर वाला पूछेगा तो इतना ही नहीं लिखेंगे, उसको और मिर्ची मसाला लगा के लिखना है, ठीक ना। आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? आयु संरचना क्या होता है? एज स्ट्रक्चर। आयु संरचना आयु वर्गों के आधार पर जनसंख्या को वर्गीकृत करता है। आयु संरचना क्या करता है? आयु वर्गों के आधार पर उसकी जनसंख्या को क्या करता है? वर्गीकृत करता है। आयु संरचना जनसंख्या संगठन का यह एक प्रमुख सूचक है। समझ रहे हैं? कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों के जनसंख्या को मिलने वाले अनुपात को हम क्या कहेंगे? आयु संरचना कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो टोटल जनसंख्या होता है और जो अलग अलग वर्गों की जो जनसंख्या होती है इसका अनुपात, जैसे टोटल जनसंख्या और टोटल अलग अलग वर्गों की जो जनसंख्या होती है उसके अनुपात को हम आयु संरचना कहते हैं, ठीक है। आयु संरचना में कुल 3 वर्ग होते हैं, ठीक है। कितने वर्ग होते हैं? 3 वर्ग। वो कौन कौन होता है? जस्ट तुरंत पढ़ेंगे। पहला है बाल आयु वर्ग, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, चाइल्ड एज ग्रुप, छोटे बच्चे, जैसे 0 से 14 वर्ष के बच्चे इस वर्ग में आते हैं। किस वर्ग में? बाल आयु। क्या हम लोग बाल आयु में आएंगे? नहीं, क्योंकि हम लोगों का एज 14 से बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है। लेकिन इसमें बोला गया कि जो 0 से 14 के बीच में है वही बच्चों को बाल आयु वर्ग में रखा जाएगा। इस वर्ग की सभी जनसंख्या आश्रित जनसंख्या, कहने का मतलब हुआ कि इस वर्ग के मतलब इस एज के जितने भी जनसंख्या ये आश्रित है, ये अपने से कुछ भी करता नहीं है। अपने से करने का कहने का मतलब ये हुआ कि अपने से यह जीवन यापन नहीं करता, ये ऑलरेडी दूसरों पर ही ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो यह क्या आश्रित जनसंख्या होता है, तथा आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि वर्ग के व्यक्ति भी आते हैं। जो वृद्ध होते हैं उनके अंतर वो भी व्यक्ति जो है इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रौढ़ आयु वर्ग है ना, इस वर्ग में 15 से 59 वर्ष तक के लोग आते हैं, जो हम लोग हैं इसी के बीच में। हाँ, 59 तो नहीं हुआ, लेकिन 15 से एबव है, ठीक है। हम लोग सभी का, आप लोग का भी होगा। अगर कोई इसमें बोल रहा है कि हम 10 वर्ष के, तो गलत होगा, झूठ बोल रहे होंगे आप लोग। आप जो भी होंगे, जो भी क्लास कर रहे हैं, सब 15 के ऊपर क्रॉस कर रहे होंगे, है ना। वर्ग तक के लोग आते हैं। इस वर्ग के सभी जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या, कहने का मतलब हुआ कि इस वर्ग के जितने भी लोग आते हैं सब अपने पर डिपेंड रहते हैं, अपना काम करते हैं, है ना। यह अर्जक क्या लिखा हुआ जी? जिनसे होगा जनसे जनसंख्या भी कहलाती है। कहने का मतलब हुआ कि यह जनसंख्या को अर्जक जनसंख्या भी कहते हैं, ठीक। सी में कि वृद्धि आयु, ओल्डर एज, ठीक है। वृद्ध आयु जो ओल्डर एज में आते हैं, जैसे 60 से जो अधिक हो गए, दादाजी, है ना। इसमें आप लोग तो दादाजी नहीं होंगे। 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या इस वर्ग में आते हैं। वैसी जनसंख्या जिनका एज जो है 60 वर्ष से ऊपर हो चुका है वो लोग वृद्ध आयु वर्ग में आएंगे, ठीक है। आप लोग भी होंगे तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो वृद्ध में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से क्लियर करेंगे। महिलाओं के प्रतिकूल लिंगानुपात होने के कारणों का उल्लेख करें। महिलाओं का जो प्रतिकूल लिंगानुपात धीरे धीरे उल्टा होते जा रहा है, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, इसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो कि बताइए महिलाओं का जो लिंगानुपात होता है वो उल्टा का है, प्रतिकूल क्यों होते जा रहा है, अनुकूल क्यों नहीं हो रहा है। महिलाओं का लिंगानुपात प्रतिकूल होने के प्रमुख कारण है, पहला है कि सामाजिक आर्थिक से कमजोर, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर होना। समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, सही बात। समाज में महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होता है क्योंकि महिला उतना काम नहीं करती है। समाज में महिलाओं को काम करना नीच समझा गया है। आप लोग भी कभी सोचिएगा, थिंकिंग कीजिएगा कि अगर एक पुरुष मजदूरी कर रहा है ना तो कहीं कुछ नहीं, लेकिन उसी के घर के अगर महिला भी उसके साथ मजदूरी कर रही है तो लोग कहेगा इसका क्या वैल्यू है। होता है ना ऐसा, आप लोग कभी सोचिएगा मेरी बातों को
समाज में महिला क्या आर्थिक रूप से दयनीय होती है, और जिसके कारण से महिलाएं अपने लिए बेहतर विकल्पों का चयन नहीं कर पाती है, क्योंकि वो बेचारी अगला अपने पुरुष पर डिपेंड रहती है। तो पुरुष द्वारा उसे जितना पर प्रेफरेंस दिया जाएगा वो उतना में ही विकास करेगी ना, है या नहीं है। ठीक है, दूसरा है घरेलू हिंसा तथा उत्पीड़न। महिलाओं को कई रूप से सताया भी जाता है। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा के कारण स्त्रियों का लिंगानुपात प्रतिकूल होते जा रहा है। अब बताइए, उसे स्त्रियों को महिलाओं को अगर सताया जाएगा तो उसका क्या होगा, लिंगानुपात उसका जनसंख्या क्या होगा, घटेगा ही ना। जैसे स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, लोग क्या करते हैं, अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, 2 या 3 मंथ जैसे ही पता चलता है कि पेट में लड़की पल रही है, तैसे लोग क्या करता है, उसको अबॉर्शन करवा लेता है। क्या ये सही है? यही सब तो मेन कारण होता है हमारा जनसंख्या खत्म होने का। जो हमारे स्त्रियों की जो जनसंख्या खत्म होते जा रही है, इसका सबसे प्रमुख कारण है स्त्री भ्रूण हत्या, सबसे प्रमुख। अब के दिन में देखिएगा, जिस महिलाओं को उससे पूछेगा तो उनके बच्चे सब बोलेगा या तो 1 बेटा 1 बेटी, या फिर क्या बोलेगा कि 2 बेटा 1 बेटी। तो ऐसा जो होता है, यही वजह है कि हमारा जो है समाज में महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन प्रतिकूल होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। स्त्री शिशु हत्या, बच्चा अगर किसी प्रकार से वह पेट से पलकर बाहर तो आ गई, लेकिन वह जैसे छोटा पैदा होती है लोग उसे जान से मार देते। ऐसे ऐसे समाज में लोग हैं जो लड़कियों से जो है मतलब बेटियों से इतना नफरत करते हैं। और क्वेश्चन हमसे भी यही पूछ रहा है, क्यों करते हैं? बताइए कितना गलत काम है। जितना हक अगर एक शिशु में एक बेटे का उतना ही बेटियों को होना चाहिए। क्या ऐसे करने से विकास हो पाएगा समाज में? यदि आदि महिलाओं में लिंगानुपात का प्रतिकूल कारण भ्रूण हत्या, ये सब सारी चीज़ों में पहला समाज में उत्पीड़न होना, ठीक है, उनको समाज में वैल्यू कम मिलना, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर होना, स्त्री भ्रूण हत्या जो पेट में ही उन्हें क्या हत्या कर दिया जाता है सब। इसी में स्त्रियों को प्राकृतिक लाभ, स्त्रियों को प्राकृतिक लाभ, जैविक लाभ जैसे खेती से प्राप्त खाद्य पदार्थ का लाभ। स्त्रियों को प्राकृतिक लाभ मिलती है, लेकिन सामाजिक भेदभाव के कारण वह भी अब महिलाओं को नहीं मिल पा रही है। स्त्रियों को प्राकृतिक लाभ मिलती है, लेकिन समझिएगा बात, लेकिन स्त्रियों को जो है सामाजिक लाभ नहीं मिल पाता बाबू। समाज में उसे हर समय ये बोलकर सताया जाता है कि आप एक लड़की हो, आप एक स्त्री हो, आप ये काम नहीं कर सकती हो। यही सब रीज़न है कि क्या होते जा रहा है, स्त्रियों का जो संख्या है वो प्रतिकूल होते जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि वह घटते जा रहा है ना। अब जनसंख्या तो घटेगा ही ना, अगर ऐसा होगा तो सामाजिक भेदभाव पूरे अच्छी तरह से होता होगा। अब धीरे धीरे लोग विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग जो है शिक्षित हो रहे हैं, तो स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर हक दें। यहाँ तक कि सरकार को कानून बनाना पड़ता है, लड़कियों को अपने पिता का जो होता है जायदाद, उसमें हक लेने के लिए सरकार को कानून बनाना पड़ा, तब समाज उसे देने के लिए रेडी हुई। बताइए कि स्त्रियों को समाज कितना सताती है। और वही तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों इसका प्रतिकूल होते जा रहा है संख्या। आप लोग समझ रहे हैं ना। अगर क्वेश्चन और अच्छे नंबर का पूछेगा तो अपने हिसाब से मिर्ची मसाला लगा के बढ़िया से बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन 8 क्वेश्चन बताया गया ना, 8 के 8 इम्पोर्टेंट है। आप इसे कॉपी और पेन लेकर उतार लीजिएगा, या फिर वीडियो कम से कम 2 या 3 बार देख लीजिएगा। इतना आप विश्वास मानिए कि यहाँ से ज़रूर आपका क्वेश्चन आएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे करने वाले, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।